नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम, जिसमें सबसे पहले हमने शुरू किया है अंतरा का प्रथम अध्याय जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद में हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक और जीवन परिचय। दूसरे भाग में हम पढ़ चुके हैं देवसेना का गीत, और ये इस पाठ का तीसरा भाग है जिसमें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्नेलिया का गीत। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में कार्नेलिया के गीत के 2 पद लिए गए हैं। तो प्रत्येक पद को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रसंग, उसके बाद उसकी व्याख्या और फिर विशेष। तो सबसे पहले आपको जो प्रसंग लिखना है उसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतरा भाग 2 में संकलित कविता कार्नेलिया का गीत से अवतरित है। यह गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक से लिया गया है। कार्नेलिया जो कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, वह सिंधु नदी यानी जो भारत की सीमा पर थी के तट पर एक ग्रीक शिविर के पास बैठे इस गीत को गा रही है। उसे भारत से प्रेम है और वह इस गीत में भारत की विशेषताओं का गान कर रही है, जैसे कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मल्य समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। यानी शब्दार्थ की बात करें तो सबसे पहले जहां पहुंच अनजान, ये तो आप जानते ही हो, क्षितिज यानी दूर जहां पर हमें आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं उस भाग को क्षितिज कहते हैं। क्षिति का मतलब पृथ्वी, जय का मतलब जन्म लेना, यानी जहां से पृथ्वी का जन्म होता है, जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। उसके बाद सरस यानी रस युक्त, तामरस यानी कमल के समान, गर्भ विभा, विभा का मतलब होता है कोई प्रकाश की किरण, उजाला, नाच रही तरुशिका, तरुशिका का मतलब है किसी तरु की वृक्ष की शिखा यानी चोटी, मनोहर जो मन को हर लेती है, जो सुंदर होती है। मंगल कुमकुम, मंगल का मतलब शुभ, कुमकुम आप जानते हो जैसे एक पदार्थ होता है जो शुभ काम में लिया जाता है तिलक वगैरह करने के लिए। लघु का मतलब छोटा, सुरधनु यानी सुर यानी देवता, सुरधुन का मतलब है जो इंद्रधनुष होता है उसे कहते हैं। शीतल यानी ठंडी, मल्य, मल्य एक पर्वत है जहां पर चंदन की खेती होती है, जहां पर चंदन के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, तो वहां से जो समीर आती है वो खुशबू युक्त समीर यहाँ भारत में बहती है। उड़ते खग, खग का मतलब पक्षी, जिस और मुंह किए समझ, नीड़ का मतलब घोंसला, अपना घर, निज प्यारा। यानी इसमें कहा गया है कि कार्नेलिया गीत गाते हुए कहती है कि हमारा यह देश भारतवर्ष लालिमा से युक्त यानी सरस और ताम्रस यानी लालिमा से युक्त और मिठास से परिपूर्ण है। यहाँ प्राची यानी जो पूर्व दिशा है वहां से सूर्य की अरुण, अरुण का मतलब बिल्कुल लाल, आभा यानी किरण, प्रकाश बिखर जाती है। यह अरुणिमा यानी लालिमा जैसे लाल कमल के भीतर लालिमा होती है। इस देश में अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात यहाँ अनजान लोगों को भी आश्चर्य प्राप्त होता है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कार्नेलिया कहती है कि सूर्योदय के समय सरोवरों में कमल के फूल जिस प्रकार खिलते हैं, कमल नाल पर पेड़ों की सुंदर चोटियों का सौंदर्य नाचता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात जब सूर्य की सुनहली यानी स्वर्ण युक्त यानी सोने के समान किरणें वृक्ष को की चोटियों और शाखाओं से छनती हुई पुष्पों पर नृत्य करती है, नाचती है, तब उस समय की शोभा देखते ही बनती है। पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई ये केसर जैसी लालिमा मंगलमय जीवन का संदेश देती है। आगे कार्नेलिया कहती है कि छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान इस देश में पंख फैलाए हुए पक्षी मल्य पर्वत से आती हुई शीतल और सुगंधित हवा के सहारे अपने प्यारे घोंसलों की ओर मुंह किए होते उड़ रहे होते हैं। कार्नेलिया आगे कल्पना करते हुए कहती है कि पक्षी भी भारतवर्ष को अपना घोंसला, अपना घर समझकर उसी ओर उड़ते चले जा रहे हैं। यानी भारत सभी को शरण प्रदान करने वाला देश है। अब अगर हम विशेष की बात करें तो इस पद में विशेष चीजें जो आई है
कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण यानी वर्णन किया गया है। भारत को आश्चर्य देने की एक विशेषता का उल्लेख भी इसमें किया है। लघु सुरधनु से यानी अभी मैंने आपको बताया था कि से जैसे वाचक शब्द जहां पर आते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। रूपात्यो रूपातिशोक्ति अलंकार यानी ताम्रस गर्भ विवाह मंगल कुमकुम इसमें हुआ है। तरु शिखा का नाचना यानी प्रकृति के जड़ पदार्थों पर जब मानवीय स्वभाव का आरोपण किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, तो तरु शिखा का नाचना मानवीकरण अलंकार है। पंख पसारे में पैवर्ण की आवृत्ति, समीर सहारे में सैवर्ण की आवृत्ति और नीड़ निज में नैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ बहुत ही कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है और जहाँ पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। विद्यार्थियों, हमने कार्नेलिया के गीत का पहला पद पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पद हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि प्रसंग लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है, जो कि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में गाय कार्नेलिया के गीत से अवतरित है। सिंधु नदी के तट पर ग्रीक शिविर के निकट बैठी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत की विशेषताओं का गुणगान इस पद में कर रही है, इस गीत में कर रही है। अगर व्याख्या की बात करें तो बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर यहाँ किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यानी सबसे पहले अपने शब्दार्थ की बात करें तो बरसाती आंखों के बादल यानी जो बरसात रूपी आंखों के बादल है, जहाँ करुणा, करुणा का मतलब है दया, लहरें टकराती अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ किनारा हेम कुंभ ले उषा सवेरे। अब कहा गया है कि यहाँ हेम, हेम का मतलब स्वर्ण सोना, कुंभ का मतलब है कलश या घड़ा, उषा का मतलब सवेरा यानी प्रातःकालीन। तो यहाँ हेम यानी हेम कुंभ यहाँ सूर्य को कहा गया है, यानी स्वर्ण रूपी घड़ा है, उसे लेकर उषा यानी जो प्रातःकाल आता है और वो बढ़ती धुलकाती सुख मेरे। और वो जब उषा स्वयं आती है सुबह सुबह सवेरे सवेरे, तो जो सूर्य रूपी आनंद रूपी घड़ा है उससे वो सारे सुख, लालिमा रूपी सुख है, वो भारत की भूमि पर डुलका देती है, बिखेर देती है। और उसी सुख में मदिर उगते रहते, मदिर, मदिर का कह सकते हैं अपने हल्का सा जो नशा होता है या जो रात्रि की नींद होती है उसके कारण, यानी जब रजनी, रजनी का मतलब है रात्रि भर तारा, जब रात्रि भर तारे जागते हैं तो वो सुबह उगने लग जाते हैं, वो नींद में खोने लग जाते हैं। अगर व्याख्या की पूर्ण बात करें तो भारतवर्ष है वो दया, सहानुभूति एवं करुणा वाला देश है। यहाँ के लोगों की आंखों से करुणा पूर्ण आंसू बहते रहते हैं, वे किसी भी पीड़ा को नहीं देख सकते, उनकी आंखों से निकले अश्रु जल से भरे बादल बन जाते हैं। यहाँ तो अनंत से आती हुई लहरें भी आश्चर्य पाकर यानी इस भारत भूमि का जो समुद्र है उससे टकराकर वहीं पर शांत हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न देशों से आए हुए व्याकुल विशुद्ध प्राणी जो होते हैं वे भारत में आकर अपार शांति और शरण लेकर शांति अनुभव करते हैं। उन्हें भी यहाँ किनारा अर्थात ठिकाना मिल जाता है। दूसरों को किनारा यानी आश्रय देना भारतवर्ष की विशेषता है। कार्नेलिया आगे कहती है कि भारत की जो प्राकृतिक सुषमा यानी सुंदरता और सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कहती है कि इस देश का सूर्योदय का दृश्य अवर्णनीय है, यानी शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्योदय से पूर्व यानी उषा, जब सवेरा होता है तो स्वयं वो उषा होती है, यानी जो सवेरा होता है स्वर्ण कलश यानी सूर्य रूपी कलश लेकर इस देश के ऊपर सुखों की वर्षा करती है, यानी अपनी लालिमा बिखेर देती है। उस समय जब रात भर जगने के बाद जो तारे टिमटिमाते हैं, जो डूबते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो नींद के कारण उग रहे हैं, अर्थात वो छिपने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब उषा रूपी नायिका आकाश रूपी कुएं से यानी अपने सुनहरे कलश से, स्वर्ण कलश से सुख रूपी पानी भरकर लाती है और उसे भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात रात बीत जाने पर जब प्रातःकालीन किरणें धरती पर छाने लगती है तब बड़ी ही सुखद अनुभूति होती है।
जब इस पद में विशेष की बात करें तो आपको पता ही है, कवि ने कार्नेलिया के माध्यम से भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। भारतीय संस्कृति की करुणा और भावना का भी गौरवपूर्ण चित्र हुआ है। और इस पद में अनुप्रास, सलेश और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि है, तो गीत पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट है। कोमलकांत पदावली प्रयुक्त है। उषा काल के आकर्षक बिंब का सृजन भी हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में जो भी आपको पाठ पढ़ाया है, जो भी प्रश्न है, उनकी पीडीएफ इस चैनल के लिंक में दी गई है। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।